हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। तो जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीकल्चर गुरुदेव की ऑफलाइन क्लास भी चलती है और ऑनलाइन क्लास भी चलती है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट होता है जिसके सॉल्यूशन की वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं। इससे आप घर बैठकर टेस्ट के जैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि एक सवाल देखा, उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करी और हम आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। हमारी पेड बैचेस भी चलती है हमारे ऐप पर, जिसका प्राइस है 1999 यानी कि 2000 रुपये, जो आपको 12th के साथ साथ पीएटी की तैयारी करवाता है, प्लस 12th में जो एग्जाम हो रही है उसकी भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा मंथली टेस्ट होता है, मंथ में 2 टेस्ट होते हैं अल्टरनेट संडेज को। तो आप हर बार एक्टिव रहिए, आपको वीडियोस मिलती रहेगी जिससे आपकी प्रिपरेशन और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, तो आज का जो हमारा टेस्ट था उसके चैप्टर्स थे फिजिक्स में ग्रेविटेशन, केमिस्ट्री में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मोलरिटी ये सब बातें, ठीक है, और एग्रीकल्चर में सॉइल साइंस। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। फिजिक्स, आज हम जो आंसर की सॉल्व करेंगे वो फिजिक्स के बारे में करेंगे। किसके बारे में? ग्रेविटेशन चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही शानदार चैप्टर, जिससे 100% कितना 100% 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं। हाँ भाई, लिखित में लिख लेना, ठीक है। 1 से 2 सवाल, एक सवाल तो आना तय है, एक सवाल तो पक्के से आएगा ही आएगा, लिख लेना, ठीक है, ऊपर की आएगा ही आएगा। और अगर हमारा नसीब अच्छी रही है तो 2-3 ज्यादा सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा? थ्योरेटिकल सवाल प्लस न्यूमेरिकल सवाल दोनों सॉल्व करेंगे हम। व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स डिपेंडेंट ऑन, यानी क्या कहना चाह रहा है कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देख, हमें पता है क्या कि F बराबर G m1 m2 by r², यानी क्या कि अगर 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास m1 और m2 और इनके बीच की रेडियस कितनी है r, तो ये m1 पर भी डिपेंड करता है, हाँ भाई सभी को पता है। फिर m2 पर भी डिपेंड करता है, ये भी चीज हमें पता है। और इनके बीच की डिस्टेंस जो r है उस पर भी डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है? F बराबर G m1 m2 by r², जहां पर m1 m2 क्या होते हैं? मास होते हैं, r क्या होती है? रेडियस होती है, और g क्या होता है हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बात पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, सही स्टार्ट बात बिल्कुल। क्या बोलते हैं कि द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और दूरी पर भी निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन, ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, नहीं भाई, अगर ज्यादा द्रव्यमान है तो ज्यादा बल लगेगा, ठीक है। ओनली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं, नीदर मास नॉट डिस्टेंस, गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी क्या कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो ए ऑप्शन, वस्तुओं का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी। क्या भाई? वस्तुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान कितना है और उनके बीच की दूरी कितनी है। चलो, दूसरा सवाल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज डबल, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम बिकम। देख, अब ये सवाल हम करेंगे बिना पेन के। कैसे करेंगे? बिना पेन के। पहले मैं पेन से सॉल्व करके बता देता हूं, फिर बताता हूं कि इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलो, अब उसने बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज डबल, तो पहले भाई इनिशियल जगह भी तो कहीं रखा होगा वो। हम मानते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट है, खुद से मानना है हमें, ठीक है, m1 और m2, और इनके बीच की दूरी कितनी है? r, ठीक है। तो F बराबर कितना हो जाएगा? G m1 m2 अपॉन r²। ये तो हमारा हो गया इनिशियल फोर्स। कौन सा हो गया भाई? इनिशियल फोर्स हो गया, ठीक है। अब देख क्या कहा उसने, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी r को उसने क्या कर दिया? दुगना कर दिया। कितना कर दिया? दुगना कर दिया, ठीक है, दुगना कर दिया। अब हमारा जो नया होगा, मान लेते हैं हम f डैश होगा, कितना हो जाएगा? G m1 m2 अपॉन r कितना हो जाएगा? 2r। कितना हो जाएगा? 2r, इसका स्क्वायर कितना हो गया ये? अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा? देख, ये जो दुगना होता है ना, तो स्क्वायर डिजिट का भी आता है, तो कितना हो जाएगा? 4, और r का स्क्वायर r²। अब देख, ये क्या लिखा हुआ है हमारा? f। ये क्या लिखा हुआ हमारा? f। तो f डैश कितना हो जाएगा? f बटे में 4, f बटे में 4। तो फोर्स कितना हो गया? 1/4 हो गया। यानी पहले अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो अब कितने का लगेगा? 100/4, यानी कि 25 न्यूटन। कितना हो गया? 1/4 हो गया, ठीक है। If the distance between 2 objects is double, the gravitation force between them becomes 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है, याद रखना। कितना हो जाएगा? 1/4। 4 गुना नहीं होगा। 4 गुना कब होता? जब दोनों द्रव्यमानों को अगर दुगना कर देते तो 4 गुना हो जाता। अब इस सवाल को हम करते बिना पेन उठाए। ये पेन रखा,
देख हमें पता है क्या कि F बराबर क्या होता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अगर द्रव्यमान को दुगना करा तो फोर्स दुगना, अगर दोनों द्रव्यमान को दुगना करा तो दोनों द्रव्यमान दुगना हुआ, एक के कारण दुगना हुआ और दूसरे के कारण भी दुगना हो गया। यानी एक द्रव्यमान अगर डबल करा तो दूसरे के कारण भी डबल हो गया, और दूसरा भी अगर दूसरा द्रव्यमान भी डबल करा तो उसके कारण एक बार और डबल हो गया। तो सिंगल का डबल और डबल का 4 गुना। ठीक है, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो उसके वर्ग में बल घटेगा। यानी क्या, अगर दूरी 2 गुना बढ़ी तो बल कितने गुना घटेगा? 4 गुना। दूरी अगर 3 गुना घटी तो बल कितने गुना घटेगा? 9 गुना। अब अगर वो कह दे कि दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाला बल F है कितना है? F है। ठीक है, अब अगर दोनों द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? दोनों द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों द्रव्यमान को दुगना कर दिया तो यहां से पता चला कि बल कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना। फिर कहेंगे दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तो r की जगह क्या आ जाएगा? r की जगह आ जाएगा r/2। हाँ है ना, r की जगह कितना आ जाएगा? r/2, और r/2 का स्क्वायर हमें क्या दे देगा? r/4। और ये जो 4 इसके नीचे लिखा है ये उठ के ऊपर चले जाएगा। तो 4 गुना तो ऑलरेडी द्रव्यमान के कारण बढ़ चुका था, और 4 गुना इसके कारण बढ़ गया, तो कितने गुना बढ़ गया? 4 × 4 कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16 न्यूटन। ठीक है, याद होना चाहिए। चलो अगला सवाल, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस। ओहो सर, मुन्ना सर ये तो हम पढ़ रहे हैं, ऐसे सवाल में पेन नहीं उठाना पड़ेगा। F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो पता होना चाहिए। F पूछ रहा था, डायरेक्टली फोर्स पूछा था उसने, क्या ना बच्चों के नंबर भी आना चाहिए। चलो, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम। देख अभी बताया था, द्रव्यमान अगर दुगना करा तो मास क्या होगा? बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर आधा कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाफ। हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। एक मास को यानी m1 को उसने कितना कर दिया? आधा। आधा यानी m1/2। तो फोर्स कितना हो गया? G m1/2 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा, कितना आ गया? G m1 m2 अपॉन में 2r स्क्वायर। ये हमारा इनिशियल फोर्स था, तो कितना हो गया? आधा। F/2 कितना हो गया? आधा। चलो अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट्स वेट ऑन अर्थ इज W। अब देख हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या कि मास ज्यादा और वेट, मास और वेट में क्या अंतर होता है? ये कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, लाल इश्क करते हैं अपन, क्या करते हैं? लाल इश्क। और ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, क्यों? ये सिर्फ m होता है। क्या होता है? m, द्रव्यमान, सिर्फ और सिर्फ मास। वेट क्या होता है? वेट एक तरीके का फोर्स होता है, जो क्या होता है? m × g। ये g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, त्वरण क्या है? धरती माता के कारण क्या है? त्वरण। जादू जादू जादू। ठीक है, अब देख, अगर धरती माता पर स्लाइड जोड़ लेते हैं, अगर धरती माता पर, पेन भी बदल लेते हैं, अगर धरती माता पर बल उसका mg है, कितना है? mg है। ठीक है, और कोई दूसरे प्लेनेट में गया जहां पर g कितना हो रहा है? उसका g' हो रहा है। कितना हो रहा है? g' हो रहा है। तो वहां पर वजन कितना हो जाएगा? वजन बढ़ता और घटता किसके कारण है? g के कारण है। तो क्या हो जाएगा? m और g', m × g'। अब अगर g' बढ़ा तो वजन बढ़ जाएगा, और g' अगर कम हुआ तो वजन घट। जैसा हमें पता, हम चंदा मामा पर जाते तो हमें हल्का महसूस होता है, सबने बात सुनी। तो क्यों होता है? क्योंकि वहां का g लगभग अर्थ की g के 7 टाइम्स होता है, यानी 7 से लेके 9 तक। ठीक है, यानी 9 गुना कम होता है। कितना गुना कम होता है? 9 गुना समथिंग कम होता है। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या लगता है? हल्का महसूस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? W' बराबर m × g', W' बराबर m × g'। ठीक है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। चलो अगला सवाल, बड़े ही आसान सवाल है जो पीएटी में पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज ड्यू टू। अभी बताया था कि जो वेट रहता है वो क्या रहता है? mg। तो एक तो ये द्रव्यमान के कारण रहता है जो फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है।
कैनॉट बी चेंज, ये कभी भी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चलो अब देख, ये किसके कारण है? जी के कारण है। तो जी क्या होता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है एक तरीके से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसके कारण ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, याद होना चाहिए हमें। चलो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस अप्रोक्सीमेटली, ये बात हमें पता होना चाहिए कि अर्थ सरफेस पर जी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लगभग कितना मानते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक सवाल नहीं बोल रहा इतने 10, अगर सवाल स्पेसिफाई कर दे कि जी की वैल्यू में 9.8 लेना है तो हमें 9.8 लेना है, वरना सारे सवाल 10 से करना। किससे करना है? 10 से करना है। हाँ सर, खराश हो रही है। चलो, तो आंसर क्या आ जाएगा? जी ए बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है। वॉट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ जी एज वी गो हायर एल्टीट्यूड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस? हमें एक चीज पता होना चाहिए। क्या? कुछ नहीं पता होना चाहिए हमें। ओ नो। ठीक है, अगर ये हमारी धरती माता, कौन है? धरती माता। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है कितनी? आर। कितनी है? आर। ठीक है, या इसको हटा देते हैं, हम इसको मान लेते हैं आर। अब तुम यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है? जी। यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है? जी। अब हमें एक चीज पता है क्या, कि अगर हम ऊपर गए तो भी जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। कितना होगा? डिक्रीज होगा। और अगर हम नीचे आए तो भी जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी हम धरती माता से ऊपर चले या धरती माता से नीचे चले, जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? कम होती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर धरती माता की सरफेस से हम ऊपर जाए या नीचे आए, जी की वैल्यू क्या होती है? हमेशा कम होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो क्या बोला कि व्हाट हैपेंस वैल्यू ऑफ जी एज यू गो हायर एल्टीट्यूड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, आप सेंटर से ऊपर जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। बहुत ही रद्दी सवाल, मुन्ना। चलो अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। बहुत ही आसान सवाल है, पता होना चाहिए। क्या? देख, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना मारते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर चले तो भी डिक्रीज, अभी हाल पड़ा। नीचे आए तो भी डिक्रीज। जब ये सेंटर पर आ जाती है, कहां पर आ जाती है? सेंटर पर, तो कितनी हो जाती है? जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। कितनी हो जाती है? 0। तो याद होना चाहिए कितनी हो जाती है? 0। ठीक है, अब तुझे एक फंडा पढ़ाता हूं मैं, सोचना और इस बात का मुझे जवाब देना। मान ले ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है, इसको देखो, ठीक है। चलो, अब अगर तुम एक बात बताओ कि यहां पर मैं एक टनल डाल दूं, क्या डाल दूं? टनल डाल दूं। टनल वाली हमने एक सुरंग पूरी ओपन कर दी यहाँ पर। ठीक है, जो कहां से पास हो रही है? अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। अब यहां पर हमने एक झंडू बाम रखा। क्या रखा? झंडू बाम। ठीक है, इसका नाम क्या है? झंडू बाम। अब झंडू बाम ने पी ली एक दिन शराब, हो गया दिमाग खराब। ठीक है, हुआ दिमाग खराब, बीवी से हुआ झगड़ा, पी ली शराब। ठीक है, अब देख इसने क्या करा? यहां से आया और इसके अंदर कूद गए। क्या कर दिया? जंप मार दिया। ठीक है, अब हमें एक चीज पता होती है। क्या? कि जो जी की वैल्यू होती है वो कहां से लगती है? जी इज ऑलवेज फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। कहां से लगता है? सेंटर ऑफ अर्थ। जो जी हमारा लगता है वो कहां से लगता है? अर्थ के सेंटर से लगता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब देख झंडू बाम इसके अंदर कूद गया। भाई शराब पी ली, शराब पीने के बाद इंसान को ऐसा लगता है अरे मैं नहीं तो कौन बे। ठीक है, अभी इसके अंदर कूद गया। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इसको क्या होगा? क्या ये यहां से बाहर हो जाएगा? नहीं। क्या ये अंदर ही रहेगा? नहीं। तो फिर ये किस तरीके का मोशन करेगा?
किस तरीके का मोशन करेगा, ठीक है। अब देख क्या होगा कि जब ये यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, जब ये यहां से गिरना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तब इसको धरती माता का सेंटर अपनी तरफ खींचेगा, ये बहुत स्पीड से नीचे आएगा, लेकिन स्पीड ज्यादा होने के कारण ये यहाँ रुक नहीं पाएगा, ये कहाँ चले जाएगा और नीचे। फिर देख अब धरती माता इसे अपनी तरफ खींचना चाहती है, फिर धरती माता इसको ऊपर खींचेगी, क्यों? क्योंकि भाई बल तो सेंटर से लग रहा है। अब धरती माता इसको फिर से ऊपर खींचेगी, अब यहाँ आने के बाद फिर से वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये फिर ऊपर चले जाएगा। तो ये किस तरीके का मोशन कर रहा है? ये हमेशा जिगजैग मोशन करता रहेगा। कैसा करता रहेगा? टू एंड फ्रो। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। जो किस कंडीशन में पड़ेगा? SHM वाले में। किस में पड़ेंगे? SHM वाले में। यानी क्या? ये जिंदगी भर ऊपर नीचे ऐसी शराब पी कि जीवन भर लटक गए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। वैसे तो बहुत कम पेपर में पूछी जाती है, लेकिन याद रखना कि अगर कभी ऐसा केस हो जाए कि ऊपर से कूद जाए और टनल बना दे, तो वो बाहर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसी में ऊपर नीचे चलता रहेगा। वाह सर, एक और नया कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। चलो, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेज विथ मास एंड डिक्रीजेज। यानी ये बोल रहे हैं कि अगर मास को बढ़ाओ तो इंक्रीज होगा और डिस्टेंस को बढ़ाओ तो डिक्रीज होगा, पहली चीज। दूसरा क्या कहा कि इंक्रीज विथ डिस्टेंस। नहीं, अगर तुम r को इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया? r को हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें तो एक चीज पता है, न्यूटन बाबा ने क्या नियम दिया था? F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। द्रव्यमान बढ़ाने पर बल बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ाने पर, दूरी बढ़ाने पर बल घटेगा। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से सर घोल के पी ली हमने। किसमें? नींबू पानी में, ठीक है। अब देख उसने क्या बोला कि इंक्रीज विथ डिस्टेंस गलत, डिक्रीज विथ मास गलत। अगर इसका उल्टा होता कि डिक्रीज विथ डिस्टेंस तो सही था। डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रही है तो बल क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिक्रीज विथ मास, अगर यही उल्टा लिख देता क्या? इंक्रीज विथ मास, यानी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मास, तो बढ़ जाता। यानी क्या? द्रव्यमान के साथ बढ़ता है और दूरी के साथ घटता है, सही है। दूरी के साथ बढ़ता है, गलत। द्रव्यमान के साथ घटता है, गलत। द्रव्यमान और दूरी से स्वतंत्र, भाई द्रव्यमान और दूरी पर ही तो निर्भर करता है कि नहीं? तो क्या आंसर आ जाएगा? इंक्रीजेज विथ मास एंड डिक्रीजेज विथ रेडियस। अगर हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, रेडियस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। बहुत ही आसान सवाल। मुन्ना, व्हाट इज दिस? मुन्ना। चलो, which of the following is true about the acceleration due to gravity at poles and equator? अब हमें पता होना चाहिए। देखो हमारी जो धरती माता रहती है वो किस शेप में रहती है? जादू। हमारे जो धरती माता रहती है वो इस शेप में रहती है थोड़ा, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा पोल और ये हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है भैया। क्या हो गया? ध्रुव। यानी ये क्या हो गया? हमारा ध्रुव। और वो क्या हो गया? हमारा भूमध्य, ठीक है। अब इससे एक बहुत अच्छा शक्कर वाला सवाल समझेंगे। अब मुझे बता, ये भी आर है? हाँ साहब, ये भी आर है। और इसको हम मान लेते आर डैश, क्योंकि धरती माता पूरे तरीके से गोल नहीं होती। धरती माता किस शेप में रहती है? अंडे के शेप में, एगिटेरियन। कौन से शेप में रहती है? अंडे के शेप में। अब देख, जो इक्वेटर पर जी लग रहा है, इक्वेटर पे क्या होता है? GM बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना? और यहाँ भी कितना हो जाएगा? GM बाय आर डैश स्क्वायर। पता होना चाहिए हमें। अब यहाँ से मुझे एक बात बता कि जो रेडियस की इक्वेटर है, क्या तुझे पोल की इक्वेटर से बड़ा नहीं, पोल की रेडियस से बड़ी लग रही है? सोच के जवाब देना, दिखने में भी बता। जो इक्वेटर की रेडियस है, क्या वो पोल की रेडियस से बड़ी हो रही है? हाँ सर, इक्वेटर की रेडियस जो है वो पोल की रेडियस से बड़ी है, कहीं ना कहीं बड़ी है। अब देख, मैं कह रहा हूं कि ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? इक्वेटर की। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं? G एट पोल। यानी क्या? पोल पर हमारा G कितना हो जाएगा? GM अपॉन में R एट पोल का स्क्वायर। और G हमारा इक्वेटर पर कितना हो जाएगा? GM अपॉन में R एट इक्वेटर का स्क्वायर। पता है, ये चीज हमें क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं क्या कि इक्वेटर की जो रेडियस है वो पोल के रेडियस से तो बड़ी है साहब? हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो इक्वेटर पर G की वैल्यू होगी वो पोल से कम होगी, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यानी जो पोल पर G की वैल्यू होगी बहुत कम,
लेकिन कहीं ना कहीं तो बड़ी होगी या नहीं होगी ये बताओ। बहुत कम होगी, लेकिन पोल की जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है वो इक्वेटर के एक्सेलरेशन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, G एट पोल्स इज ग्रेटर देन एट द इक्वेटर। सही बात है, G एट पोल्स इज लेस देन, गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो क्या आंसर आ जाएगा, G एट पोल्स इज ग्रेटर देन द इक्वेटर। ठीक है, G एट पोल इज ग्रेटर देन द इक्वेटर। क्यों, क्योंकि रेडियस कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा मतलब G बढ़ जाएगा। अब बहुत प्यारा सवाल एक बार एक पेपर में पूछा गया था, मैंने सॉल्व करा वो सवाल। उसने पूछा कि एक झंडू बाम, क्या है, झंडू बाम, ठीक है। अब शराब वराब तो उसने छोड़ दी क्योंकि धरती माता में गिर गया था। उसको एक दिन क्या खरीदनी थी, शक्कर। क्या खरीदनी थी, शक्कर, ठीक है। उसके पास दो ऑप्शन थे, पैसे थे 1 किलो के। उसके पास दो ऑप्शन थे, क्या, कि या तो वो पोल से खरीदे या फिर इक्वेटर से खरीदे, ठीक है। उसकी एक बीवी थी टाइगर बाम, बीवी का नाम क्या था, टाइगर बाम। बीवी इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन हस्बैंड, पता होना चाहिए, घरों में पता चल ही जाता है शादीशुदा इंसान को, ठीक है। अब एक पोल और एक इक्वेटर, दो ऑप्शन तो उसके पास खरीदने के लिए। अब हमें पता है कि जो जी का पोल पर जो जी रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, कहाँ से, इक्वेटर से, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, यानी जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। अब मुझे एक बात बताओ भाई, वजन तो बदलता है। अब मैं एक तराजू लूँ और मुझे उसमें 1 किलो वजन करना है, कहाँ पर, पोल पर। अब जी ज़्यादा लग रहा है, जी ज़्यादा लग रहा है मतलब धरती माता ज़्यादा खींच रही है, तो तुम्हें नहीं लगता 1 किलो शक्कर में थोड़े कम दाना आएगी, हाँ या ना, सोच कर बताओ भाई। मुझे शक्कर खरीदनी है, तोल जो रहा तो मतलब वजन तो धरती माता से लग रहा है, मैंने एक मग्गा डाला, शक्कर की थैली में डाल दिया। हो सकता है कि 1 केजी में 1000, हम मान लेते हैं कि 1000 क्यूब्स ऑफ शक्कर आते हैं, ठीक है, 1000 क्यूब आते हैं, कहाँ पर, नॉर्मल सरफेस पर। अब अगर पोल का जी थोड़ा ज्यादा है, मतलब वहां वजन थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो शक्कर की क्यूब क्या आएगी, कम आएगी। मान लेते कि कितना आएगी, 970 क्यूब ही आएगी, ठीक है। और अगर यही चीज हम इक्वेटर पर कर देंगे, ये कहाँ का है, पोल का, अगर यही चीज हम इक्वेटर पर कर दे, कहाँ पर कर दे, इक्वेटर पर, तो कितना हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पर कितना आ जाए, 1020 क्यूब आ जाए। तो मुझे एक बात बताओ, हमें कोई भी सामान कहाँ से खरीदना चाहिए, इक्वेटर से या पोल से। भाई पोल का जी तो ज्यादा है तो कहाँ से खरीदना चाहिए, इक्वेटर से। कहाँ से खरीदना चाहिए, इक्वेटर से। चलो, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डबल, पता है हमें क्या, अगर रेडियस को डबल कर देते व्हाइल कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू कितना हो जाएगा, रेडियस को डबल करा तो यानी 4 गुना कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बिकम्स 1/4। ये सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ जी इज अप्रोक्सीमेटली 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। सही है, ये भी ऑप्शन डायरेक्ट पता होना चाहिए हमें, क्या कि जो जी की वैल्यू होती है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर, ठीक है। अब देख इसकी यूनिट, अब वो पूछता था इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि F बराबर G m1 m2 बाय स्क्वायर। याद, यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। F की कितनी होती है, न्यूटन, G की निकालना, ये रेडियस क्या है, मीटर, तो इधर चले F कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा नीचे, केजी स्क्वायर। तो याद होना चाहिए G की यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर, ठीक है। चलो, इफ द मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, पता होना चाहिए मास को हमने कितना बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, तो हमारा फोर्स भी कितना बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएगा। अब 3-4 तरीके के सवाल हम मतलब 3-4 बार ये सवाल कर चुके हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस बाय 50%। अगर दोनों मास को 25% बढ़ा देते तो कितना बढ़ जाता, 50%। एक के कारण 25% बढ़ा और दूसरे के कारण 25% बढ़ गया, ठीक है। चलो, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी एक्ट्स टूवर्ड्स, किधर, अभी बताया था किधर लगता है, अर्थ के सेंटर में। कहां पर लगता है, अर्थ के सेंटर पर, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहां पर लगता है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। चलो, आसान सवाल है। अब क्या करते, कैलकुलेट करते। 2 masses ऑफ 10 kg ईच, यानी यहाँ पर कितना है, 10 kg, यहाँ पर भी कितना है, 10 kg। तो कैलकुलेशन तुझे आना चाहिए अगर तू कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, 12th के साथ भी अगर तू तैयारी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि तुझे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं बनते सर, वो एक अलग बात है, लेकिन हम हमारी कैलकुलेशन अच्छी रखें। अगर तुझे फंडा पता है तो फिजिक्स तो 30% बाद खत्म हो जाएगी,
फॉर्मूला याद आया, फिजिक्स खत्म, फिर क्या चालू होती है, गणित, मैथ्स। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। फोर्स कितना लगेगा, F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। F बराबर G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11, 10 इंटू 10, ये m1 m2 है, अपॉन में r कितना है हमारा 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब देख हम किसी को नहीं मारते, 6.67 इंटू 10 की पावर, ये -11 है, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में 4, कितना हो गया ये, देख इसको मार देते हम डायरेक्टली, ये पॉइंट हटा देते तो नीचे एक और 100 आ जाएगा, मार देते 1 जा, तो इधर गया 26, 6 जा 24, ठीक है, और 2 इधर गया 27, फिर 6 जा 24, 3 इधर गया और 7, यानी कितनी वैल्यू होगी देख, 166.7 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर 2 अपॉन में 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से मर जाएगा, कितना आंसर आ गया हमारा 166.7 इंटू 10 की पावर -11। ऑप्शन मिलाते हैं, 1.61 इंटू 10 की, ये गलत और ये गलत, क्या आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, हमें याद होना चाहिए चेंज करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 1.67 इंटू 10 की पावर -10 ठीक है, पावर वगैरह देख लेना तुम लोग। चलो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 500 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ। चलो अब देख, हमें एक चीज पता होना चाहिए, क्या जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ 500 किलोमीटर, कितना बोला, हाइट ऑफ 500 किलोमीटर, तो जी डैश बराबर जी आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर एच क्या है देख, ये हमारी धरती माता है, ये रेडियस है, ये एच हाइट है, तो इस पूरे पर यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जी डैश निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, जी डैश बराबर जी कितना दिया है 9.8, तो 9.8 आर है हमारा 6400 किलोमीटर अपॉन 6400 प्लस 500। ठीक है, जी डैश बराबर 9.8, देख 000000 गया, जिसको पता नहीं याद होना चाहिए, जब इस दोनों को ऐड करो तो भी आखिर में 0 रहेगा और 0 से 0 मर जाएगा, 64 अपॉन 64 प्लस 5 69 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 64 अपॉन 69 इंटू 69। देख ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करना हमें आना चाहिए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देख 69 से हमारे का कितनी बार, लगभग 0.9 बार, ये भी कितने बार बनेगा, लगभग 0.9 बार। ठीक, मतलब एक तो नहीं है पूरा, थोड़ा कम है, तो 9.8 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा हमारा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए, कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो वीडियो का पर्पस है वो आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, वो ये है कि आप सवाल पढ़कर किस तरीके से उनमें फंडा लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, मास ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का अगर m है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की, और दूसरी किसकी बात कर रहे हैं, प्लेनेट की। अर्थ का अगर m है तो उसका कितना है, 2m, एंड रेडियस इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी r है तो इसकी कितनी है, 3r, यानी वो बोल रहा है कि कोई एक प्लेनेट है, इसका द्रव्यमान कितना है, 2 गुना, यानी अगर धरती माता का m है तो उसका कितना है, 2m, उसकी त्रिज्या, धरती माता की त्रिज्या अगर r है तो उसकी कितनी है, 3r। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि g की वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलो, हमें पता है कि g कितना होता है, gm/r², ये फिक्स होता है, हाँ या ना। ये जो g लिखा हुआ है किसका, धरती माता का, उसका g देख लेते हैं, g डैश कितना हो जाएगा, भाई g तो सेम रहेगा, m कितना हो गया, 2m, r कितना हो गया, 3r, यानी 3r का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2/9 gm/r², कितना हो जाएगा, 2/9 gm/r²। अब देख, इस g की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 9.8, अगर हम सॉल्व करें तो 2/9 gm/r², gm/r² की वैल्यू कितनी है, 9.8, कितना आ जाएगा आंसर, 2/9 इंटू 9.8, इससे मर जाएगा कितनी बार, देखिए पॉइंट हटा दो, 10 आ जाएगा। देखा, अगर मारना याद नहीं है तो कोई समस्या नहीं। ठीक, 9 से कितनी बार मरेगा है, 10.80, यानी 10 पॉइंट समथिंग 80 81 8 समथिंग, 10.8 समथिंग। ठीक है, अब कितना आ गया है, 2 इंटू 10.8 अपॉन में 10, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 21.6 समथिंग अपॉन में 10। ठीक है, यानी कितना, 2 इंटू 10.8 कितना हो जाएगा अपना 21.6, ये 0 आया तो पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 2.16,
यानी लगभग लगभग कितना आ जाएगा 2.16। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चलो 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन हमें कि बिल्कुल डिजिट तक आना चाहिए। देख अंतर है ना बहुत, 2.2, 3.2, 4.4, 6.6 बहुत अंतर है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसकी एक मिस्टेक ये है कि 19th वाला सवाल यहाँ से हम पढ़ लेते। अ पर्सन वेट्स 600 न्यूटन ऑन अर्थ, यानी क्या कि अर्थ पर उसका वजन कितना है 600 न्यूटन। यहाँ पर जी कितना है हम 10 मान लेते। ठीक है, अब कितना हो गया, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट एक्स इज 12। ठीक है, दूसरा कोई प्लेनेट है, वहाँ पर वजन देखना है, जी की वैल्यू कितनी है 12। हमें पता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी। डब्ल्यू कितना दे रखा है 600 दे रखा है। ठीक है, तो एम कितना निकल जाएगा हमारा 60। एम कितना निकल जाएगा 60। ठीक है, यहाँ जी की वैल्यू कितनी है 12, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारा एम जी। एम कितना हमारा 60, जी कितना 12, यानी 720 न्यूटन। आ गया आंसर मुन्ना, व्हाट इज दिस मुन्ना। तो आंसर कितना आ गया 720 न्यूटन। हाँ सर ये तो 720 न्यूटन है। ठीक है, 720 न्यूटन, 720 न्यूटन, यानी क्या उसने बोला कि धरती माता पर उसका वजन कितना है 600 किलो। धरती माता पर कितना है 600 किलो। अब दूसरी जगह जी की वैल्यू कितनी है, अपने यहाँ तो 10 है, वहाँ कितनी है 12 है। कितनी है 12, यानी 2 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 600 तो उसका 2 मतलब 600 के 10 हिस्से करो तो कितना आएगा 60, उसमें तो 2 हिस्सा उठाओ तो 120, तो 600 प्लस 120 700, 720। ठीक है, चलो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 2000 किलोमीटर अबव। ये भी कर लेते हैं हम जल्दी से। जी डैश बराबर जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी डैश बराबर कितना आ गया, जी आर कितना है 6400 अपॉन 6400 प्लस 2000 का स्क्वायर, ये 0 0 0। जी डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, तो रख लेते हैं हम जी डैश बराबर 9.8, 64 इंटू 64, 64 अपॉन 20, 84 इंटू 84। ये लगभग लगभग कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7.26 मीटर पर सेकंड। इसको कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लेना, कितना आंसर आ जाएगा 7.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें हमें। ठीक है, कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट डेप्थ ऑफ 640। अब देखिए सवाल किस तरीके से करा जाएगा। आर कितना होता है 6400, उसने हमें कितनी दी है डी 640, यानी अगर ये 100% है तो ये कितनी है 10%, यानी मैं डी को क्या लिख सकता हूँ r/10, जो आर की कितनी गुना है, आर की 1/10 गुना। अब ये सवाल कितनी आसानी से होगा। जी डैश कितना होता है हमारा जी 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी की जगह रखा r/10 इंटू आर, आर से आर मर गया, जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई जी 10 माइनस 1 एलसीएम ले लूँ अपॉन 10, जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 9/10 जी, कितनी आ गई 9/10 जी। ठीक है, यानी जो जी डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, जी से 10 मर जाएगा तो कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, तो ये कितना आ जाएगा, कहाँ गया 8.9 समथिंग रहेगा। कितना रहेगा 8.9 समथिंग। ठीक है, तो हम मार सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 9.8 रखे, 10 इंटू 98/10 मर जाएगा, ये कितनी बार मरेगा 5, ये 49, कितना आ जाएगा 9 इंटू 49 कर लेते हैं हम, 49 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 8 इधर गया 36 और 8, 36 और 8 कितना हो जाएगा 36, 8 44 अपॉन में क्या चल रहा है 5 इंटू 10, इस 5 से फिर मार देते तो 5 8 ज़ा 40, फिर 4 इधर गया 41, 88 और फिर एक इधर गया 88.2/10, यानी लगभग लगभग 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऑप्शन देख 8.2 नहीं, क्लोज क्या है 9 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो 22वां सवाल। 3 masses m1, m2, m3 एंड m4 आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी इसने क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन पर प्लेस्ड है। कितना m1 2 kg, द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, यानी यहाँ पर रखा है उसने 2 kg, फिर 1 मीटर बाद उसने रखा है कौन सा दूसरा m2 कितना है
3 kg, M3 कितना है 4 kg, 3 मासेस बस, तो ये लाइन हट गई यहाँ से। चलो ठीक है, 3 मासेस आर प्लेस इतनी, दोनों की दूरी, दोनों के बीच में दूरी कितनी है 1 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन M2 एंड M3 इज 2 मीटर, ये कितने 2 मीटर पर। फाइंड द नेट ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन M2 पर, कहाँ पर निकालना है हमें M2 पर, ठीक है। अब देख ये तो 3, वही सुंदर कन्या वाले खेल आ गया कि आप बीच में खड़ो, एक तरफ से सुंदर कन्या खिंच रही है, दूसरी तरफ से दूसरी सुंदर कन्या खिंच रही है, तो आप किस तरफ गिरोगे, ठीक है। अब देख इस 3 की जगह पर एक इधर लगेगा किसका, इसके कारण F1 मान लेते, इसके कारण F2 मान लेते, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी G M1 M2 अपॉन में R², और इस तरफ कौन सी आ जाएगी G M2 M3 अपॉन में R²। सॉल्व कर लेते हैं। देख सबसे पहले ये वाला बल निकाल लेते हैं, फिर ये वाला बल निकाल लेते हैं। हमें पता है 2 3 और 4, इसके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर और इसके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। अब देख तुझे पता है ये वाला बल ज़्यादा लगेगा तो उधर खींचेगा, इधर वाला बल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, देख जी की वैल्यू रख लेता हूँ, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, जी 4 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस जी 3 2 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, जी कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 4 × 3 12 अपॉन 4 माइनस 3 × 3 6, कितना हो गया ये 12 चौक 3, तो क्या आंसर आ गया, देख जी कितना आंसर आएगा, जी इधर 3 माइनस 6 यानी माइनस ऑफ 3G। माइनस मतलब क्या बता रहा है कि आपने दिशा को क्या माना है, गलत माना है। आप मान रहे थे कि उधर बल ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बल किस तरफ ज़्यादा लग रहा है, दूसरी तरफ, ठीक है। जी की वैल्यू रख देते हैं 6.67 × 10 की पावर -11 × 3, इससे मल्टीप्लाई होगा 7 चौके 21, 2 इधर गया, 3 छक्के 18, 19 20 0 और 2 इधर आ गया, 6 3 18 और 20, यानी इतना 10 की पावर -11 न्यूटन, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, 2.2 × 10 की पावर -10 न्यूटन, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो 4 आइडेंटिकल मासेज ईच m बराबर 10 kg आर प्लेस एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड लेंथ। बहुत आसान सवाल, बिना पेन उठाए सवाल करवा सकते हैं हम। m बराबर यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, ठीक है। कैलकुलेट द नेट ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन वन ऑफ द मासेस ड्यू टू अदर 3। हम मान लेते हैं इस पर कितना बल लग रहा है, देख इस पर एक बल ऊपर वाले के कारण लगेगा नीचे, एक इस वाले के कारण लगेगा इस दिशा में, और इस वाले के कारण लगेगा यहाँ पर, कितना, इस दिशा में, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाला बल और ये वाला बल क्या हो गए, सेम हो गए, क्या हो गए, सेम हो गए। अगर ये डिस्टेंस कितनी है 1 और ये कितनी है 1, तो ये कितनी हो जाएगी √2, कितनी हो जाएगी √2। तो इन दोनों एफ के कारण कितना लगेगा हमें पता होना चाहिए। देख एफ एक तो ये वाला लग रहा है और एक ये वाला लग रहा है, टोटल नेट फोर्स उस पर इतने लग रहा है। अब हमें एक फॉर्मूला पता, हम फॉर्मूला बाद में लगाते हैं, ठीक है। ये एफ की वैल्यू कितनी है, जी m1 × m2 कितना हो जाएगा 100, मतलब 100G। इधर भी कितना लग रहा है 100G, और इधर कितना लगेगा 100G अपॉन √2 का स्क्वायर, जो कि होता है 2, यानी कि 50G। कितना लगेगा 50G। अब कौन सी कंडीशन आ गई, यहाँ पर हमें इधर लग रहा है टोटल 100G, नीचे कितना लग रहा है 100G, और यहाँ पर कितना लग रहा है टोटल 50G। अब टोटल कितना निकल रहा है, देख इसके बीच में कितना है 90 डिग्री कोण, यानी 45 इधर और 45 इधर, यानी 2 × cos 45, 2f cos 45 हो जाएगा, 2f कितना है, f cos 45 कितना होता है 1/√2, यानी कितना आ जाएगा 2 × 100G × 1/√2, √2 से √2 आ जाएगा, तो 100√2G प्लस 50G, टोटल कितना आ गया। अगर मैं 50 कॉमन ले लेता हूँ और G कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा 2√2 + 1। सॉल्व कर लेते हैं हम, ऑप्शन देख लेते पहले, ठीक है। ये ऑप्शन हमें इस फॉर्म में मिले तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देख 50, G की वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11 × 2 × √2 की वैल्यू 1.4 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा पूरा, तो जब पूरा हम सॉल्व करेंगे
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। ठीक है, सॉल्व करना हमें आना चाहिए। चलो 4 मासेस m1 m2 प्लेस 1 स्क्वायर साइड कैलकुलेटर सेंटर। अब देख इसका आंसर कितना आएगा, बहुत ही आसान आंसर। क्या, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। अब इसके सेंटर में रखा, ठीक है। अब देख इस पे 0 आंसर किस आएगा, यहाँ पर रखा सेंटर पर, सेंटर पर रखा हमने। अब इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इस दिशा में धकेलेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में। मतलब उस पर चारों तरफ से अलग अलग बल लग रहा है। समझो तुम बीच में खड़ो, तुम्हें कोई पीछे से बराबर धक्का दे रहा है और आगे से बराबर धक्का दे रहा है, साइड से धक्का दे रहा है उस तरफ और दूसरी डायरेक्शन से धक्का दे रहा है उस तरफ। तुम पर नेट बल कितना होगा भाई, इधर खींचने वाला बल बराबर इधर खींचने वाला बल 0, सामने खींचने वाला बल बराबर पीछे खींचने वाला बल, तो नेट बल क्या आ जाएगा 0। नेट बल क्या आ जाएगा 0। चलो आगे चलते। 4 masses m1 m2 tap placed at a corner of the rectangle with side 2 meter and 3 meter. Find the net gravitational force on ये net gravitation force on center। ये सवाल अधूरा है, तो चलो इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, बाकी 24 सवाल हम लोगों ने करे। आशा करता है आपको पूरे सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये जो सवाल है इसका मेन एम क्या है कि इससे आप अपनी प्रैक्टिस सुधारें। आप वीडियो को पॉज करें, सवाल पढ़ें, उसको सॉल्व करें और फिर सुधारें। हमारी पेड बैचेस चलती है ऐप पर एग्रीकल्चर गुरुदेव पर, जिसका प्राइस है ₹1999, जिस पर आपके सारे ऑल सब्जेक्ट्स पूरे कवर करे जाएंगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इन सब के साथ प्लस एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी आपकी पूरी 12th की प्रिपरेशन इस ऐप में हमारी जो पेड बैच चलती है उसमें हो जाएगी। ठीक है, प्लस आपको इसमें डेली डीपीबीज मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस लगती है। आप हमसे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, वॉइस चालू करके आप बोल सकते हैं। इन केस अगर आप में कुछ डाउट और हम नहीं समझ पा रहे कमेंट सेक्शन से, तो आप वॉइस चालू करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पेड बैचेस में मिलेगी और बहुत कम है भाई। 2000 रुपये में पूरी 12वीं की तैयारी, वो भी घर बैठे बैठे। शाम का टाइम रहता है, लाइव क्लास का आराम से सब कुछ फ्री अपन पढ़ सकते हैं। अलग अलग फैकल्टीज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स पढ़ाएगी, एग्रीकल्चर पढ़ाएगी और 12th के साथ साथ पीएटी में सिलेक्शन मिल जाएगा। साल भर बचेगा भाई। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। 2000 का बैच है, आप ले सकते हैं और डेली वहाँ पर डेली क्लासेस रखती है, तो ये पूरा चैप्टर कवर होता है। जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ सवाल सॉल्व करा है, वहाँ पर हम पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स प्लस एग्रीकल्चर सबकी क्लासेस लगती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। एग्रीकल्चर गुरुदेव।